हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रेनोलॉजी लीगल में। तो हम सब पढ़ रहे थे बायोलॉजी और अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देख चुके थे हम सब। अब आज की टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पिछले क्लास में मैंने सेल को पढ़ाया था, सेल शुरुआत की थी। तो सबसे पहले पिछले भाग में कुछ चीज़ें छूट गई थी, पहले उसको पूरा कर दूं, फिर इसको आगे ले चलेंगे। मुख्य रूप से 3 बातें छूट गई थी पिछले की वीडियो में कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसी का। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म, एक जीवाणु है पीपीएलओ या निमोनिया का जो जीवाणु होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, यानी उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे को जाना जाता है। सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होती है। अब आज की चर्चा शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका का संरचना। कोशिका की संरचना में कोशिका को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, एक सेल वॉल और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल वॉल होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये सेल वॉल कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। केवल पादपों में पाया जाता है, जबकि प्राणी कोशिका में इसका अभाव होता है। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव कहते हैं। इसको 2 भाग में बांटा जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक और साइटोप्लाज्म। कोशिका के जितने भी ऑर्गेनेली हैं, कोशिकांग हैं, सभी प्रोटोप्लाज्म के हिस्से हैं, जो कि मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज यानी जीव द्रव्य की खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने एक सारकोड के रूप में की थी, जबकि इसका नाम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे की देन है। एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने हैक्सले, जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। प्रोटोप्लाज्म के बारे में 2 और वैज्ञानिकों का नाम सामने आता है। प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक जो है वो पूरी कोशिका में होने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है, समन्वय देखता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से ये जो प्रोटोप्लाज्म है वही कोशिकीय गतियों का नियंत्रण कर रहा है। तो इस हिसाब से मैक्स सुल्ज ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें कि कोशिकाओं की गतिविधियों का नियंत्रण करने की क्षमता होती है। मैक्स सुल्ज का दिया हुआ यह जो कथन था उसे जीव द्रव्य सिद्धांत यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा जाता है, किंतु इसका प्रतिपादन यानी प्रूफ इसको किया हमारे ओ हर्टविंग नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो अगर प्रश्न आता है कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर होगा मैक्स सुल्ज। जबकि जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो होंगे हमारे ओ हर्टविंग। इसके बाद केंद्रक जो है वो मुख्य रूप से कोशिकीय गतियों का नियंत्रण देखता है और जितने भी मुख्य भाग होते हैं हमारे कोशिका के, जितने भी ऑर्गेनेली जो कोशिकांग मुख्य होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म में अनेक अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम। इसे हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी ही लिखते हैं, प्लास्टिड्स को लिखते हैं हम लवक। इसके 3 भाग हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यानी अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। राइबोसोम को राइबोसोम ही लिखा जाता है हिंदी में भी,
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लिखते हैं अंतःप्रद्ययी जलिका। वैक्यूल्स को लिखा जाता है रिक्तिका। लाइसोसोम्स को लाइसोसोम ही लिखते हैं और सेंट्रोसोम को हम लिखते हैं तारकाएं। हम आते हैं इनके कार्य पर। जैसे कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि प्राणी कोशिका में इसका अभाव होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्राणी कोशिका की सबसे आउटर लेयर होती है। इसको हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये जो हमारा सेल वॉल है, मैंने एक ही फिगर बनाई है, और ऐसे तो प्राणी कोशिका और जंतु कोशिका का आकार और कार्य थोड़ा भिन्न होता है, किंतु मैंने समझने के लिए केवल एक ही फिगर बनाया है। आप विशेष के लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ 2 फिगर आपको दिख जाएंगे, प्राणी कोशिका की भी और जंतु मतलब पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की। तो पादप कोशिका में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद एक पतली सी झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में इस सेल वॉल का अभाव होता है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा नंबर पे हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है और 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या फिर श्वसन गृह कहा जाता है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी। किसी किसी पुस्तक में इसे गोल्जी एपरेटस भी लिखते हैं। गोल्जी एपरेटस का मुख्य काम होता है कोशिका में वसा का संचय। कोशिका में वसा का संचय और उसके छोटे छोटे पैकेजिंग बनाकर ये कोशिका के विभिन्न भागों में भेजता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक यातायात प्रबंधक कहते हैं। प्लास्टिड्स के 3 भाग हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और मतलब अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होता है और वे मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं पौधों में जो कि जिनमें कोई रंग नहीं होता, जैसे जड़। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, इनमें विभिन्न रंग के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं और मुख्य रूप से फूल और फलों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में 3 चीजें ज्यादा कर पूछी जाती हैं, जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, क्यों? तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग ऑरेंज या फिर नारंगी क्यों होता है? तो वो होता है हमारा कैरोटीन के कारण। और बैंगन का रंग बैंगनी क्यों होता है? तो वो होता है जेंथोसाइनिन के कारण। इस तरह के कुछ अलग अलग रंग अलग अलग लवक देते हैं, जो कि सारे क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक के भाग हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से हरा रंग के प्रति उत्तरदायी होता है और पौधों के पत्तियों और तनों में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पौधों के लिए भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्लोरोफिल के साथ पत्तों में एक तत्व पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है। अधिकांश बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु पाई जाती है पत्तों में क्लोरोफिल के साथ, तो वो है मैग्नीशियम। लाइसोसोम एक तरह का पाचक थैली होती है कोशिका में। कोशिका में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम करती है, किंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइसोसोम की थैली फट जाती है और ऐसे कंडीशन में वो पूरी कोशिका को पचाने की क्षमता रखती है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है या फिर पाचक बैग यानी डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में हमारा कोशिका का प्रोटीन बनता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग हैं, एसीआर और आरईआर यानी सॉफ्ट और रफ।
सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस ये दो भाग में बटे होते हैं। इनका मुख्य कार्य मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मुख्य रूप से एक कोशिक जीवों में पाया जाता है या पौधों में पाया जाता है। इनमें अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड और कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, शर्करा, वसा, ये सब पाए जाते हैं। अमीबा में इसमें खाना भी होता है, मतलब खाद्य थैली के रूप में ये वैक्यूल्स अमीबा में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य काम होता है सेल डिवीजन में भाग लेना, यानी कि कोशिका विभाजन में भाग लेना। ये हुई इनके काम की चर्चा। अब इन डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेली हैं, कोशिकांग हैं, इनकी खोज किसने की? तो सबसे पहले आते हैं प्रोटोप्लाज्म को। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी फेलिक्स डुजार्डिन ने सारकोड के रूप में। जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रिचर्ड अल्टमैन ने, रिचर्ड अल्टमैन। लेकिन इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहकर नहीं बुलाया, इन्होंने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, कार्ल बेंडा, जिन्होंने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूब। डी ड्यूब नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नाम की साइंटिस्ट ने की थी, वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस कहते हैं। राइबोसोम की खोज की थी जेई पैलेट ने, जेई पैलेट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।